ठीक है, चलो कंटिन्यू कर रहे हैं। जीएसटी का टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। चलो बातें मत करना, ध्यान दो यहाँ पे। लास्ट लेक्चर में जीएसटी में हमने सेक्शन 7 जो शेड्यूल वाला पॉइंट था उसकी सप्लाई की बात की थी। उसके साथ साथ हमने शेड्यूल्स के बारे में भी डिस्कशन किया। 3 शेड्यूल्स थे, 1, 2 और 3। उसमें से 2 शेड्यूल्स अपने पढ़ चुके हैं। 1-2 पॉइंट्स बीच में पेंडिंग रखे हैं, वो आज कवर हो जाएंगे। तो कल तक जो कुछ भी पढ़ाया था उसमें आपको कुछ पूछना है, पहले वही देख लेते हैं। कोई क्वेरी किसी की? इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा कैलकुलेशन मैं समझाने वाला हूँ, बट वो टॉपिक जब नेसेसरी होगा तो बीच में कैलकुलेशन बताऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रखो कि जो भी सप्लाई चेन में जितने लोग इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरर से लेके कंज्यूमर तक, तो कंज्यूमर से पहले जितने भी लोग आते हैं, होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर्स, एनी पर्सन, इंटरमीडियरी, वो लोगों की पॉकेट से जीएसटी एक पॉइंट के लिए जाता है, लेकिन बाद में उनको कैशबैक मिल जाता है। मतलब जितना आपने जीएसटी अपनी पॉकेट से पीछे पे किया सप्लाई चेन में, आगे वाले से कलेक्ट कर लो और आपका पैसा वापस आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड, वो सेट ऑफ हो जाता है, उसको अपने क्रेडिट बोलते हैं। तो कैशबैक बोल लो या क्रेडिट बोल लो, तो वो बेसिक बात है यहाँ पे। तो आगे मैं आपको पूरा कैलकुलेशन के साथ बताऊंगा ना, तो क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देख लो। और कोई क्वेरी किसी की? चले जाओ, जाना तो कोई बात नहीं। हाँ, और कोई डाउट किसी का किसी टॉपिक में? उसके अंदर जो ट्रेडर है उसने बायर को बोल दिया कि ना वेयर हाउस से कलेक्ट कर लेना है, तो उसके जीएसटी मतलब उनका जो ट्रांजैक्शन, हाँ, उनका जो ट्रांजैक्शन है उसमें जीएसटी, मतलब आपको वो पर्सन से जिसको आपने गुड्स बेचे उससे जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो आगे कस्टम वेयर हाउस से क्लियर करवाएगा तो कस्टम वेयर हाउस वाले उससे इंपोर्ट पे जीएसटी ले लेंगे। उनके बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ, उसमें मना किया है, स्पेसिफिक अगर डिनाई किया है तो फिर टेंशन नहीं है, फिर नहीं लगेगा। और कोई क्वेरी किसी की? बाकी सारे पॉइंट्स क्लियर है। चलो आगे बढ़े। ठीक है, तो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 19 पे। शेड्यूल नंबर 2 है जो बाकी था, तो वहाँ से शुरू करते हैं। अब इस शेड्यूल नंबर 2 में एग्जैक्टली है क्या उसका आपको पहले मैं फॉर्मेट बता दूं। बेसिक इसमें यहाँ पे एक्टिविटीज़ या ट्रांजेक्शन्स की बात की है, जो भी आप टर्म यूज़ करो, जो भी ट्रांजेक्शन्स या एक्टिविटीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उसमें उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया कि कौन सा ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स में आता है, कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आता है, और कौन सा कोई कैटेगरी में नहीं आता। मतलब इन शॉर्ट वो सप्लाई है ही नहीं। तो वो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे शेड्यूल 2 में से बाइफर्केशन किया और कुछ भी उससे ज़्यादा किया हुआ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शेड्यूल 2 को ऐसे देखना है कि शेड्यूल 2 में जो भी एक्टिविटीज़ सप्लाई में आती हैं, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बात हमें यहाँ पे क्लैरिफाई करनी है। और जब स्टार्टिंग में अपने सेक्शन 7 पढ़ रहे थे ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वो क्लॉज डी उन्होंने कैंसिल किया, उसके बदले 1 कैपिटल ए आया, वो पॉइंट बाकी रखा था। उसमें उन्होंने वही बात को ठीक किया। पहले ना क्लॉज डी में ऐसा लिखा हुआ था जब ओरिजिनली एक्ट बनाया कि शेड्यूल 2 में जो भी ट्रांजेक्शन्स की बात हुई है, आइदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब हर ट्रांजेक्शन दोनों में से एक कैटेगरी में तो आएगा ही, ऐसा लिखा था। लेकिन वो पार्शियली करेक्ट बात थी, पार्शियली इनकरेक्ट था। उसका रीजन ये था कि शेड्यूल 2 में कहीं पे कोई ऐसा ट्रांजेक्शन भी आ जाता है जो सप्लाई में आता ही नहीं, तो फिर उसको सप्लाई ऑफ गुड्स में गिने या सर्विस में गिने, तो उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो वो डी पॉइंट को करेक्ट करके उन्होंने सबसेक्शन 1A बना दिया और उसमें ये पॉइंट जो है वो क्लियर कर दिया। ठीक है, बस उतना ही पॉइंट था अमेंडमेंट का, और कुछ भी नहीं है। अब देख लेते हैं शेड्यूल 2 में क्या लिस्ट है, किस तरीके से उसको क्लैरिफाई किया। ठीक है, चलो शेड्यूल 2 देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसफर की बात हो रही है। ट्रांजैक्शंस बड़े सिंपल है। ट्रांसफर ऑफ गुड्स या उसकी ओनरशिप की बात कर रहे हैं। अगर सपोज मैं आपको कोई गुड्स बेच रहा हूँ, उसमें टाइटल ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो ये टाइटल ट्रांसफर करना मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करना, कि आपने पैसे दिए, आपने मुझसे गुड्स ले लिए। अब ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? आपके हिसाब से क्या है? गुड्स बेचना, ओनरशिप टाइटल ट्रांसफर करना, इसको सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे या सर्विस बोलेंगे? गुड्स ही बोलेंगे ना, सिंपल, गुड्स बेचा है। तो फर्स्ट पॉइंट में वही क्लैरिफाई किया कि अगर आप गुड्स का ओनरशिप या टाइटल पास ऑन कर रहे हो तो उसको अपने सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। ये फर्स्ट कैटेगरी है और कॉमन सेंस वाली बात है, ऐसा कोई टेक्निकल पॉइंट था ही नहीं। सेकंड बोला कि मैं आपको ना गुड्स में ओनरशिप या टाइटल पास ऑन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ उन गुड्स को यूज़ करने का राइट दे रहा हूँ। तो अब ये चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस? सर्विस। मैंने आपको गुड्स दे दिए कि आप यूज़ करो, ओनर मैं ही रहूँगा, बाद में वो गुड्स वापस करने पड़ेंगे। मालिक मैं हूँ, यूज़ करने की परमिशन आपको दे रहा हूँ, उसके बदले हो सकता है मैं आपसे कोई रेंट, कमीशन, चार्जेस, लाइसेंस फीस वैसा कुछ चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन टाइटल मैंने आपको ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ पोजीशन दिया, यूज़ करने के लिए राइट दे दिया। तो दैट इज एक्चुअली रेंटिंग आउट समथिंग, नॉट पासिंग ऑन द ओनरशिप। तो उसको अपने बोल सकते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। ये बड़ा सिंपल है। अब इसमें सिचुएशन आपको एग्जाम्पल चाहिए थे, कॉमन एग्जाम्पल देख लो। और सपोज ऐसा है कि मैं ऑटोमोबाइल डीलर हूँ और आप मुझसे गाड़ी खरीद रहे हो, तो आप कार खरीद के लेके गए, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? गुड्स है ना।
लेकिन यही अगर आपने ओला या उबर हायर कर ली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, तो वो भी गाड़ी तो आपने यूज़ की, लेकिन वो कार आपकी हो गई, टाइटल ट्रांसफर हुआ, या सिर्फ यूज़ करने का राइट मिला। समझ आया डिफरेंस? तो कैब सर्विस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस और कार परचेज करना है सप्लाई ऑफ गुड्स। ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों पॉइंट में हो गया। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बोला ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, मतलब गुड्स का टाइटल तो आपके नाम पे ट्रांसफर होगा, उसका अग्रीमेंट हमने कर लिया और उसमें कुछ कंडीशन रखी है कि भाई प्रॉपर्टी या जो गुड्स का टाइटल है वो फ्यूचर डेट पे आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। इस बात से कोई खास फर्क पड़ता नहीं, ये तब होता है जब बड़ा अमाउंट हो। अब सपोज ऐसा कुछ है कि जो गुड्स आप मुझसे खरीद रहे हो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, उसका 20-25 लाख 50 लाख रुपए पे करने, तो आपने बोला कि यार इमीडिएट तो इतने पैसे एक साथ लेके तो नहीं आ पाएंगे, आप अभी टोकन ले लो 5 लाख रुपए और बाकी का अमाउंट हम आपको 1 महीने में अरेंज कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, आप टोकन दे दो, अपने अग्रीमेंट कर लेते हैं, बट डिलीवरी मैं गुड्स की तब दूंगा जब आप फुल एंड फाइनल पेमेंट मुझे करोगे। 1 महीने के बाद करना है तो 1 महीने के बाद पे करो, चलेगा, मैं गुड्स रिजर्व रख लेता हूँ या रेडी कर देता हूँ, लेकिन डिलीवरी तो मैं तभी दूंगा जब आप पूरा पेमेंट करोगे। तो आज हमारे बीच में ट्रांजेक्शन हो गया है कि टाइटल ट्रांसफर करना है, अग्रीमेंट हो गया है, और ये प्रॉमिस भी हो गया कि फ्यूचर डेट पे आपको ओनरशिप मिल जाएगी। तो ये जो अग्रीमेंट हुआ ओनरशिप पास ऑन करने का, ये भी और कुछ नहीं है, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ये सर्विस नहीं है ना। अल्टीमेटली टाइटल तो ट्रांसफर होने ही वाला है, आज नहीं होगा तो फ्यूचर डेट पे होगा, क्योंकि पेमेंट अभी बाकी है। तो वो जो टाइटल ट्रांसफर है वो सप्लाई ऑफ गुड्स में ही आने वाला है, उसमें सर्विस वाली कोई बात नहीं। तो ये थर्ड पॉइंट में क्लैरिफाई किया, एग्जाम्पल भी नीचे दिया हुआ है, सेम पॉइंट है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। इसमें काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट्स और इजी पॉइंट्स बोले। लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई अ लैंड, मतलब आपके पास कोई ज़मीन है और वो ज़मीन आपने किसी को यूज़ करने का राइट दे दिया है, बेची नहीं, इसलिए उसने वर्ड्स यूज़ किया टेनेंसी, लीज, लाइसेंस, ये सब सिनोनिम्स है। थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस में डिफरेंस होता है, लेकिन बेसिक बात वही है कि अलग अलग तरीके से आप अपनी ज़मीन किसी को लेट आउट कर रहे हो। तो लेट आउट करना इज़ नॉट ट्रांसफ़र, इट इज़ नॉट सेल, इट इज़ जस्ट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। आप किसी को अपनी जगह यूज़ करने दे रहे हो, वो एक सर्विस ही तो है, और क्या है, ओनरशिप तो कहीं ट्रांसफर हो ही नहीं, तो ये भी सर्विस में आएगा। ठीक है, रेंटिंग आउट ऑफ अ प्रॉपर्टी, सिंपल टर्म्स में। बी पॉइंट में भी वही बोला। अब यहाँ ए पॉइंट में सिर्फ जमीन की बात हो रही है, स्पेसिफिक लैंड बोला था, बिल्डिंग नहीं बोला था। तो जमीन है जिसपे कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया नहीं है, उसके लिए पॉइंट था। बी पॉइंट में बोला एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग अ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स आइदर होलली और पार्टली। तो सारी चीज़ें कवर कर ली कि जो आप लेट आउट कर रहे हो वो क्या है, बिल्डिंग है। वो जो प्रीमाइसिस है वो कमर्शियल नेचर की हो सकती है, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल प्रीमाइसिस हो सकती है, फैक्ट्री शेड हो सकता है, या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, वो भी चलेगा। फॉर बिजनेस और कॉमर्स, मतलब ऐसा नहीं है, इसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ। सपोज ऐसा है कि ये जो प्रीमाइसिस है, शॉप है, अब कमर्शियल नेचर की है ना, अब यहाँ कोई घर बना के तो रह नहीं सकता, तो जो भी यहाँ पे प्रीमाइसिस है अगर इसका यूज़ हो रहा है तो कमर्शियल नेचर के लिए ही होने वाला है। तो ये प्रीमाइसिस को लेट आउट करना इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और इसमें जो रेंट मैं आपसे चार्ज करूँगा उस पर हो सकता है कि मैं आपसे जीएसटी भी चार्ज करूँ, मेरा जीएसटी नंबर है, मैं उस लिमिट में आता हूँ। तो कमर्शियल प्रीमाइसिस को लेट आउट करने पे जो रेंट पे प्रीमाइसिस ले रहा है उसको रेंट के साथ साथ जीएसटी भी भरना पड़ सकता है, क्योंकि बिजनेस के लिए प्रीमाइसिस यूज हो रही है। सेम चीज़ इंडस्ट्रियल प्रीमाइसिस में भी होगा अगर फैक्ट्री लोकेशन या ऐसा कुछ है तो। लेकिन सपोज ऐसा है कि आप घर रेंट पे ले रहे हो, फ्लैट रेंट पे ले रहे हो रहने के लिए, और उसमें आप रहने ही वाले हो, उसमें कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं करने वाले हो, तो उस रेंट पे जीएसटी नहीं है, क्योंकि रेसिडेंशियल है ना। कॉमन सेंस वाली बात है, जो इंसान दुकान किराए पे ले रहा है उसका किराया भर रहा है, तो सिर्फ खर्चा करने के लिए किराए पे जगह ले रहा है कि वहाँ से कुछ कमाएगा ना, तभी तो इतनी बड़ी जगह ली है, तो वहाँ से वो कमाने वाला है, तो वो अर्न करेगा, वहाँ से उसकी इनकम जनरेट होगी। तो सरकार बोलती है कि ठीक है, हम अगर रेंट पे जीएसटी चार्ज कर भी रहे तो आपका कोई एक्सपेंस बढ़ नहीं रहा है, कहीं ना कहीं आप उससे कमाने भी वाले हो वैसा है। लेकिन एक इंसान अगर घर रेंट पे ले रहा है तो उसकी सिचुएशन क्या है, ऑलरेडी वो कहीं और से कमाई कर रहा है, सैलरी अर्न कर रहा है, बिजनेस में से प्रॉफिट अर्न कर रहा है, वो खर्चे पे वो इनकम टैक्स और वो सब पे कर ही रहा है, वहाँ से पैसे बचा रहा है, फिर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पे प्रीमाइसिस रेंट पे लेके रेंट का खर्चा कर रहा है। अब उस पर भी आप उस जीएसटी लगा दोगे तो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे ना, तो ऑलरेडी जो टैक्सेबल प्रॉफिट है उसमें से और खर्चा हो जाएगा। तो बोला कि रेसिडेंशियल यूज वाली प्रीमाइसिस पे हम जीएसटी चार्ज नहीं करते, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज वाली प्रीमाइसिस पे जीएसटी चार्ज करते हैं। और तीसरा जो इसमें इन्होंने बोला रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस लेकिन फॉर बिजनेस पर्पस, वो भी क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। बहुत बार लोग करते हैं ऐसा, रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस को जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए। मतलब फ्लैट है, बिल्डर ने तो रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस के हिसाब से ही बनाया था, अब वहाँ पे आपने क्या कर दिया, घर में ही पूरा अपना ऑफिस बना लिया। और ऐसा अपने यहाँ भी सूरत में भी काफ़ी लोगों ने किया है, नानपुरा साइड तो स्पेसिफिकली मैंने खुद भी देखा हुआ है। तो वहाँ पे ना ये जो नानपुरा में जो कैलाश वाला एरिया नहीं, वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी है जो पहले ना रेसिडेंशियल थी, मतलब लोगों के फ्लैट्स थे। धीरे धीरे क्या हुआ, रेसिडेंशियल फ्लैट्स को लोगों ने कमर्शियल बना दिया।
अब एक फ्लैट में किसी ने आर्किटेक्ट का ऑफिस बना दिया, एक फ्लैट में लॉयर का ऑफिस बना दिया। मेरे एक लॉयर का ऑफिस वहीं पे है, तो मैं उनके वहाँ गया तो पूरी बिल्डिंग रेसिडेंशियल जैसी दिख रही थी। तो उन्होंने क्या किया, 2 BHK 3 BHK जो फ्लैट होता है उसकी वो दीवारें सब तोड़ के उसको मॉडिफाई करके पूरा घर घर है लेकिन उसको ऑफिस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। तो ड्राइंग रूम वाला एरिया वेटिंग रूम बना दिया, जो अंदर का बेडरूम वाला एरिया वो बड़ा सा कैबिन बना दिया, दूसरा जो रूम है वो स्टाफ का पूरा ऑफिस अंदर बना दिया, किचन एरिया है तो वो वहाँ पे किचन और वो सब के लिए उसने सेटअप कर दिया, छोटा सा कैंटीन टाइप। तो पूरे घर को ना उन्होंने ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया कमर्शियली। और उस बिल्डिंग में बाकी के भी सारे फ्लैट्स में ऐसे ही, किसी का आर्किटेक्ट का ऑफिस है, कोई डिजाइनर का ऑफिस है, तो सब लोगों ने वो फ्लैट्स को कमर्शियलाइज कर दिया। और इसमें इलीगल कुछ नहीं है, ये आप लीगली करवा सकते हो, बट उसका प्रोसीजर है। इलेक्ट्रिसिटी जो बोर्ड है और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, आपको दोनों जगह एप्लीकेशन देना पड़ता है कि हम ये प्रीमाइसिस को कमर्शियली यूज़ कर रहे हैं, भले रेसिडेंशियली वो प्लान पास हुआ था और वैसे यूज़ हो रही थी। उसका रीज़न ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स में फ़र्क होता है। वेरा बिल जो आता है ना, घर का वेरा बिल कम आता है क्योंकि वो अगेन पर्सनल एक्सपेंस है। प्रॉपर्टी जो बिजनेस के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी यूज़ होती है उसका प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा आता है। तो आप अगर एक रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस के नाम पे उसको रजिस्टर करा के फिर उसमें ऑफिस खोल दोगे तो प्रॉपर्टी टैक्स कम नहीं मिलेगा डिपार्टमेंट वालों को। तो उनको बताना तो पड़ेगा ना कि हमने प्रोफेशनली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, नहीं बताओगे तो वो पेनल एक्शन लेंगे, इसलिए इन्फॉर्म करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम होता है, पता, कमर्शियल नेचर के लिए जो आप इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो पर यूनिट चार्ज ज़्यादा है। और जो घर पे आपके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस में, उसमें जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली कम है, काफ़ी फ़र्क हो जाता है। घर पे अभी जो यहाँ पे रेट है वो 8 रुपये के आसपास आपको पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट पड़ रहा है, कमर्शियल में वो 10-11 रुपये 12 रुपये तक भी चला जाता है। तो अगर मैं रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस में ऑफिस खोल लूँगा तो यूज़ तो उसका कमर्शियल है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी वालों को तो पता ही नहीं है और ये बात बाद में पता चलेगी तो वो फिर एक्शन लेंगे। तो इन्फॉर्म करके आप प्रीमाइसिस को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर रेसिडेंशियल नेचर की प्रीमाइसिस है लेकिन उसको लेट आउट या यूज़ बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो भी उसमें फिर GST आ सकता है, वो सप्लाई और सर्विस है। लेकिन रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस प्योरली रेसिडेंशियल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें GST वाली कोई बात नहीं। अब इसमें भी थोड़ा ना इनफॉर्मल चीज़ों को भी ध्यान रखना होता है। फिर ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कितनी बार, बोले सर अब जैसे घर पे हम रह रहे हैं, हमारा रेसिडेंस है, प्रीमाइसिस है, होता है ना घर पे कोई छोटा मोटा बिजनेस, जैसे कोई होम ट्यूशन्स होते हैं, तो आपने देखा होगा आपके घर के आसपास भी कितने लोग घर में ही पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। तो वैसे तो घर में रह ही रहे ना, ये तो साइड इनकम वाली बात होगी। तो उसमें ऐसा कोई पूरा कमर्शियलाइज नहीं कर दिया कि पूरे घर में क्लासरूम्स बना दिए, वैसा कुछ नहीं है। थोड़े बहुत बच्चे आ रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, होम ट्यूशन्स दे रहे हैं, तो वो साइड एक्टिविटी है। इतनी सी बात के लिए कोई डिपार्टमेंट आपके ऊपर वो GST का प्रोविजन नहीं लगाने वाला, छोटी मोटी बात है। लेकिन आपने पूरा ऑफिस ही बना दिया उसका तो फिर वो एकदम पूरा कमर्शियल नेचर हो गया ना, तो फिर वो अलग चीज़ होगी। वैसा तो प्रैक्टिकलिटी को भी ध्यान में रखा जाता है और सब्जेक्टिवली उसको देखा जाता है। आया समझ में? क्लियर? चलो आगे बढ़े। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ये जो एंट्री है इसमें बात हो रही है जॉब वर्क की। कुछ आइडिया है जॉब वर्क क्या होता है बिजनेस में, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में? जॉब वर्क का मतलब बेसिक ये है कि पर्टिकुलरली आप अगर कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो किसी भी एक गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए ना उसको अलग अलग प्रोसेस से पास होना पड़ता है, तब वो रॉ मटेरियल फाइनली फिनिश गुड्स में और एक पैक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। अब उसमें जो मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, आपके पास क्या चॉइस है कि एज ए मैन्युफैक्चरर ना हर प्रोसेस की मशीन आप खुद अपनी फैक्ट्री में लगाओ कि प्रोसेस A से पास हुआ, फिर B में गया, फिर C में गया, फिर D में गया, फिर लास्ट में पैकिंग हो और प्रोडक्ट पूरा रेडी हो गया। कितनी बार ये भी होता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसेस ऐसा है जिसकी मशीन इंस्टॉल करना आपको लग रहा है कि महंगा पड़ रहा है, जगह नहीं है, या अगर उसको हम इंस्टॉल करेंगे तो उसका खर्चा बहुत है। इससे बेटर है कि हम वो पर्टिकुलर प्रोसेस किसी से आउटसोर्स करवा लें, किसी और के पास वो मशीन है, किसी की फैक्ट्री है, तो उससे करवा लेते हैं उतना काम। तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो अगर आप अपने गुड्स के ऊपर किसी और से सिर्फ प्रोसेस करवा रहे हो तो दैट इज अ जॉब वर्क। ठीक है, जॉब वर्क का मतलब कि सामने वाला जो है वो आपके गुड्स के ऊपर आपका प्रोसेस करके आपको दे रहा है और उसके लिए उसके जो चार्जेस है वो ले रहा है। वो गुड्स का मालिक नहीं है, गुड्स आगे वो नहीं बेचने वाला, सिर्फ आपको प्रोसेस करके दे रहा है। जैसे डाइंग मिल का काम होता है अपने यहाँ टेक्सटाइल का। अब कपड़ा आप लेके जाओ मिल में, उसको बोलो भाई ये कपड़ा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये क्वालिटी है, मुझे इसके ऊपर ना ये डिज़ाइन प्रिंट करके देना है। तो आप उसको डिज़ाइन की डिटेल्स दे दो, सैंपल उसे छपवा लो, क्वालिटी मैच कर लो, कलर क्वालिटी एंड ऑल सही है, तो आपके दिए हुए कपड़े पे वो आपको प्रिंटिंग करके वही कपड़ा वापस कर देगा। अब ऐसी सिचुएशन में उसने आपको कपड़ा बेचा है क्या? नहीं, आप खुद कहीं से या तो खुद आपने मैन्युफैक्चर किया या किसी और से ग्रे खरीद के लेके आए, वहाँ डाइंग करवा लिया और फिर वो कपड़ा आपने उससे वापस ले लिया। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? जॉब वर्क। तो मिल वाला तो आपके डिज़ाइन के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करके दे रहा है और पर मीटर अपना पैसा चार्ज कर रहा है कि भाई 1 मीटर कपड़ा छापने का मैं इतना पैसा लूंगा, कपड़ा आपको लाके देना है, मैं प्रिंट करके आपको दे दूंगा। तो प्रिंटिंग कॉस्ट वो ले रहा है। तो वो जो मिल ओनर है वो कौन है यहाँ पे? जॉब वर्कर। तो कपड़ा उसका खुद का नहीं है, रॉ मटेरियल उसका खुद का नहीं है, उसे प्रोसेसर है उस हिसाब से। तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन की बात हो रही है कि भाई ट्रीटमेंट या प्रोसेस अगर आप करके दे रहे हो तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ या सर्विस हुआ? वो जो मिल वाले ने काम करके दिया आप उसको क्या बोलोगे? सर्विस।
क्योंकि उसने कोई गुड्स तो बेचा ही नहीं आपको, आप ही गुड्स लेके आए, उस पर सर्विस करवा के लेके चले गए, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जॉब वर्क की बात यहाँ पे हो रही है। तो अभी तो हम यहाँ पे सिर्फ यही क्लासीफाई कर रहे हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, उस पर जीएसटी लगता है नहीं लगता है, कितना लगता है, वो पॉइंट पे अभी बात नहीं हो रही, सिर्फ क्लासिफिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट देख लो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट्स। ये अपने कल भी जो एंट्री की बात कर रहे थे ना, वैसे ही है। गुड्स जो आपके बिजनेस का पार्ट है, आप उन गुड्स को डिस्पोज कर देते हो परमानेंटली, और वो आपके बिजनेस का पार्ट अब नहीं रहेंगे। कल जो आपको मैंने वो डेस्कटॉप पीसी वाला एग्जांपल दिया, जहाँ पे वो जो पीसी है आपने अपने स्टाफ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वो सिचुएशन भी यहाँ पे आ सकती है। तो वो क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स था या सर्विस था? गुड्स था ना, कंप्यूटर दे दिया ना कि अब हमारी एसेट नहीं, आप लेके जाओ, तो सप्लाई ऑफ गुड्स में आ गया। कंसिडरेशन था नहीं था अलग बात है, यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है, वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन आएगा तो सप्लाई ऑफ गुड्स में। नेक्स्ट, where or by or under the direction of a person carrying on a business, goods are held or used for the purpose of the business, are put to any private use, or are used or made available to any person for use for any purpose other than business, whether or not for a consideration। In short, आपने किसी को कोई गुड्स प्राइवेट यूज़ के लिए दे दिए। एग्जाम्पल सिंपल रखते हैं, जो उन्होंने बोला, आपने एक कंपनी में एज अ डायरेक्टर ज्वाइन किया, कंपनी ने बिकॉज आप डायरेक्टर हो आपको एक गाड़ी प्रोवाइड कर दी कंपनी की तरफ से, गाड़ी कंपनी की है, ओनरशिप उनकी है, बोला आप जब तक डायरेक्टर हो ये गाड़ी की चाबी आप लो, आप चलाओ, डेली ऑफिस आना जाना है इसी में आओ, घर वालों को घुमाने ले जाना है, आप अपनी पर्सनल कार की तरह उसको यूज़ करो, लेकिन गाड़ी है कंपनी के नाम पे, आपको ट्रांसफर करके नहीं दे रहे, बट यूज़ करने का आपको राइट दे रहे हैं कि पर्सनल यूज़ आप कर सकते हो। तो इस सिचुएशन में डायरेक्टर को जो ये गाड़ी मिली कंपनी की तरफ से, वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आना चाहिए या सर्विस में? तो ये गाड़ी बेची थोड़ी ना, सिर्फ यूज़ करने के लिए दी है, कल को रिजाइन कर देगा तो गाड़ी वापस करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। ये एग्जाम्पल है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल से भी आप याद रख सकते हो, लैंग्वेज एकदम वर्ड टू वर्ड लर्न करने की जरूरत नहीं, बट हाँ रीड करके इंटरप्रेट हो जानी चाहिए कि मतलब क्या है, उतना तो आपको समझ आना चाहिए। फिर नेक्स्ट, वेयर एनी पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, ठीक है, एनी गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द असेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस इमीडिएटली बिफोर ही सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। सिंपल एग्जाम्पल पार्टनरशिप फर्म का ले लेते हैं, यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है। पार्टनरशिप फर्म वाले केस में ऐसा है कि भाई अपने सब पार्टनर्स है फर्म में, बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री, स्टॉक, फिनिश गुड्स पड़ा होगा ना गोडाउन में। अब हम ना पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो डिसॉल्व करते टाइम क्या होगा, जो भी गुड्स बचे हुए हैं या तो हम आउटसाइड किसी को सेल कर देंगे, या पार्टनर्स हम खुद ही डिवाइड करके ले जाएंगे कि भाई अपने ले जाते हैं, जो इन्वेंट्री वो अपने काम आ जाएगी, कंज्यूमेबल गुड्स है हम ले जाते हैं। अब ये जो कंज्यूमेबल गुड्स आप लेके चले गए फर्म डिसॉल्व होने के बाद, डिपार्टमेंट यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे एज इफ आपने फर्म डिसॉल्व होने से पहले ये गुड्स किसी को बेचा है, सप्लाई किया है। तो इन शॉर्ट इसके ऊपर भी जो जीएसटी बनता था वो हम आपसे चार्ज करेंगे, मतलब जाते जाते भी जीएसटी देके जाना पड़ेगा। क्लियर हुआ ही? आप ये नहीं बोल सकते, बोले नहीं हमने बेचा कहाँ है, सप्लाई तो किया ही नहीं ना, हम ही तो मालिक है, हमारी तो इन्वेंट्री थी, हमने फर्म बंद कर दी, गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा था इक्वल नंबर में डिवाइड करके हम ले गए। बोले जो आप लेके चले गए वो फर्म का गुड्स पार्टनर को दिया ना, तो वो भी तो सप्लाई हो गया। बोले हम तो इसको सप्लाई मानेंगे। फिर आप बोलोगे नहीं हमने तो फर्म डिसॉल्व करके जीएसटी नंबर सरेंडर करके उसके बाद गुड्स बांटे थे। बोले आपने कभी भी बांटे हो, हम यही मानेंगे कि फर्म डिसॉल्व होने से पहले आपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए और एज अ सप्लाई मान के हम उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करेंगे। तो इन शॉर्ट पार्टनर्स को अपनी पॉकेट से भी जीएसटी भर के डिपार्टमेंट में तो सबमिट करवाना ही पड़ेगा, उसको सप्लाई मानेंगे, तो आपके पास उसमें कोई चॉइस नहीं। नहीं तो आप एंड में भी काफ़ी सारा जीएसटी बचा लोगे, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। रूल्स तो रूल्स है ना, सिस्टमैटिक काम चलना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ना वो अनलेस वाले 2 पॉइंट्स थे, वो भी पहले क्लियर कर लेते हैं ना, वो डिटेल में। जो ये सी पॉइंट मैंने अभी तक जितना पढ़ा अनलेस के पहले, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, तो आप वहाँ पे उसको ना ब्रैकेट बना के साइड पे लिख सकते हो, क्योंकि लास्ट डे पे ना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और पढ़ने में टाइम कम लगना चाहिए। फटाफट आप उसमें से पढ़ लो, हाँ ये गुड्स है ये सर्विस है, तो क्लियर हो जाएगा। तो जितना मैंने अभी तक पढ़ा अनलेस के पहले वो सारा सप्लाई ऑफ गुड्स है। उसके बाद अनलेस में क्या लिखा है, द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। ये कुछ नया टर्म आया, मे बी आपने अकाउंटिंग में सुना होगा ना, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कुछ याद है? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल अपने अकाउंट्स के बेसिक प्रिंसिपल्स में पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस शुरू किया है तो अगले साल भी चलेगा, ऐसा नहीं कि 1 साल में बंद कर देंगे। दैट इज द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। अब यहाँ पे बोला है कि अगर आपने अपना बिजनेस डिसॉल्व करने के बदले रेडीमेड बिजनेस किसी को बेच दिया, तो ये जो ट्रांसफर ऑफ बिजनेस है, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये थोड़ा इन डेप्थ जाके आपको सोचना पड़ेगा, और बहुत सिंपल लॉजिक है, बट अपने उस तरफ इतना ध्यान नहीं देते। एक होता है कि मैं अपना बिजनेस एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे सपोज मैं एक कैफ़े ओपन कर रहा हूँ, तो अभी उसका कोई ब्रांड नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने एक जगह ढूंढी, एक ब्रांड नेम एस्टेब्लिश किया, उसकी मार्केटिंग की, सारा फर्नीचर इक्विपमेंट्स ये सब इंस्टॉल किया, सब कुछ किया, लोगों को अट्रैक्ट किया कि भाई आओ, पॉपुलैरिटी बढ़ी ये वो, तो उसमें मुझे जीरो से सारी मेहनत करनी पड़ी।
मैंने वो कैफ़े चलाया काफ़ी टाइम तक, फिर एक पॉइंट पे लगा कि यार मुझे ये बिज़नेस कंटिन्यू नहीं करना है, कमा लिया जितना कमाना था, प्रॉफिटेबल लग नहीं रहा, जो कुछ भी रीज़न है, तो मेरे से नहीं हो रहा। तो मैंने वो बिज़नेस आपको सेल कर दिया कि भाई इसका ब्रांड नेम, ये पूरा इंटीरियर, इक्विपमेंट, सेटअप सब पूरा कैफ़े आपका, मुझे इसका लमसम पूरा पैसा दे दो, मेरा फर्नीचर का, ब्रांड नेम का, मैं अलग हो रहा हूँ, आप इस कैफ़े को इसी नाम से चलाओ, चेंज कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी सिचुएशन में जो आपको ये बिज़नेस मिला एज अ गोइंग कंसर्न, क्या इसका कुछ बेनिफिट भी आपको मिलेगा या कुछ बेनिफिट नहीं है? आप अपने एंड से कंपेयर करो कि आप जीरो से एक नया ब्रांड बिल्टअप करते और एक रेडीमेड कैफ़े आपको पूरा सेटअप मिल गया, तो आपको इसमें कुछ कन्वीनियंस फील हो रही है? सब रेडी सेटअप, फर्नीचर बनवाना, इक्विपमेंट्स लाना, स्टाफ ढूंढना, उसकी ब्रांडिंग करना, मार्केटिंग करना, लोगों तक उसको पॉपुलर करवाना, कितनी मेहनत का काम है। और यही अगर आपको एक रेडी सेटअप मिल गया जिसके बारे में लोग ऑलरेडी जानते हैं और फटाफट लोग आएंगे, क्योंकि कैफे तो चल ही रहा है, डेली लोग आ ही रहे हैं, तो वो एक कन्वीनियंस हो गई ना। तो दैट कन्वीनियंस इज अ सर्विस। मतलब ऐसा हो गया कि मैंने आपके लिए बिजनेस सेटअप किया, उसको पॉपुलर बनाया, फिर रेडीमेड बिजनेस आपको लाके दे दिया कि लो इसको चलाओ। समझ आ रहा है? और यही अगर मैं नहीं करता और आपको जीरो से करना पड़ता तो आपको कितनी मेहनत पड़ती। तो उसके बदले जो मैं पैसा चार्ज कर रहा हूँ, जो कंसिडरेशन चार्ज कर रहा हूँ, वो एक सप्लाई और सर्विस के लिए चार्ज कर रहा हूँ। तो गोइंग कंसर्न की तरह बिजनेस किसी को पास ऑन कर देना, उसको बंद ना करना, रेडी बिजनेस कंटिन्यू करके हुए किसी को पास ऑन करना, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है? और वो सप्लाई ऑफ सर्विस पे भी जीएसटी आ सकता है, जो कंसिडरेशन मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ उसका। ठीक है? अब कंसिडरेशन कैसे चार्ज करेंगे उस पर डिपेंड करेगा। जो फर्नीचर का मैंने आपसे पैसा लिया, वो फर्नीचर तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, लेकिन जो बिजनेस का नेम मैंने आपको ट्रांसफर किया ना, जो गुडविल अपने बोलते हैं, तो वो तो फिर सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया ना। तो वैसे डिवीजन भी होगा उसमें। फिर आप बोलोगे सर तो लमसम आपने पैसे चार्ज करी, तो उसमें फर्नीचर का भी तो है, इक्विपमेंट्स का भी तो है, इंटीरियर का भी तो है, तो वो तो भाई गुड्स में आएगा। लेकिन जो ब्रांड नेम आपको बेचा है मैंने, वो जो गुडविल का पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किया अदर देन द टेंजिबल असेट्स, तो वो सर्विसेज के पार्ट में कवर होता है। ठीक है? फिर नेक्स्ट, द बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस जो है स्टार्ट हमने किया, ओनर हम ही है, लेकिन फिर है ना बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट का टाइम हमारे पास नहीं है। तो आपने क्या किया, अपना एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, एक मैनेजर, एक एजेंट अपॉइंट करके वो बिजनेस पूरा उसको हैंड ओवर कर दिया कि भाई तू बिजनेस चला, मुझे इतने फिक्स पैसे दे देना, जो प्रॉफिट हुआ तेरा, लॉस हुआ तेरा। ठीक है? तो रिस्क ट्रांसफर कर दिया। ऐसा बहुत बार होता है, होटल इंडस्ट्री में ये खासकर होता है। तो होटल इंडस्ट्री में बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हो भाई, मैरियट है, टीजीबी है, हॉलीडे इन है, तो इनके कितने होटल्स है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। तो ना ये लोग सारे होटल खुद मैनेज नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं, बोले ब्रांड नेम हमारा रहेगा, हॉस्पिटैलिटी कंपनी या ऐसी कोई दूसरी कंपनी को ढूंढ लेते हैं और उसको बोलते हैं काम करो, आप टीजीबी का ब्रांड यूज करो, मैरियट का ब्रांड यूज करो, होटल यहाँ पे चलाओ, सब सेटअप हमारा ही है। आप है ना महीने के हमें इतने फिक्स पैसे दे दो कि भाई हमारी इनकम फिक्स हो जाए, रेंट दे दो बिजनेस का, और क्या। अब आप कस्टमर से जो कमाना है कमाओ। अब कितनी ऑक्यूपेंसी है, कितने रूम आपके फुल हो रहे हैं, कितना रेस्टोरेंट चल रहा है, आप कितना बिजनेस बढ़ा रहे हो, आपकी मर्जी। हमें इतना महीने का फिक्स पैसा चाहिए, उसके ऊपर जो आप कमाओगे वो आपका। तो इसमें क्या है, ओनर टीजीबी का ही ब्रांड रहेगा, मैरियट का ही ब्रांड रहेगा, लेकिन उस कंपनी को चलाने वाला, उस बिजनेस को रन करने वाला उसका कोई एजेंट है। ये होटल इंडस्ट्री में बहुत कॉमन है और ये चीज़ वहाँ पे देखने को मिलती है। आप कभी ऐसे कोई होटल में विजिट करोगे ना, तो उनके बिल्स पे, इनवॉइसेस पे कहीं ना कहीं वो दूसरी कंपनी का नाम भी लिखा होता है। ज़्यादा उसको हाईलाइट नहीं करते वो, क्योंकि ब्रांड, उनको खुद को ब्रांड की जरूरत है। अब टीजीबी को सब जानते हैं, लेकिन आपकी कोई XYZ प्राइवेट या हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड है, उसको कोई नहीं जानता है। बट वो लोग ना जो इनवॉइसेस होते हैं उसके ऊपर मेंशन करते हैं, मैनेज्ड बाई, पार्टनर्ड बाई, ऐसे करके मेंशन करते हैं, तो उनका भी रिकग्निशन रहे, तो वैसा होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो उसमें भी तो एक वो सप्लाई और सर्विस वाला पार्ट हो गया। टीजीबी वाले ने आपको एक पूरा होटल सेटअप करके दे दिया कि लो अब चलाओ और इसके फिक्स पैसे दे देना, तो वो ट्रांसफर करना, वो राइट, दैट इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है? चलो क्लियर हो गया ये पॉइंट, समझ आया? इसके बाद वो पीछे जो एग्जांपल है वो पार्टनरशिप वाला वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो अपना डिस्कस हो गया, आप पढ़ सकते हो उसको। फिर नेक्स्ट 5th पॉइंट देख लो, स्पेसिफिक हेडिंग ही दे दिया ना, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो इसमें जो चीज़ें आएंगी वो मेजॉरिटी सर्विस वाली साइड पे जाएंगी, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो सर्विस है दैट इज कॉल्ड रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तो पहले भी आया ना, रेंटिंग वाली सर्विस, लीजिंग, लाइसेंस, तो बोले फिर दो बार रिपीट क्यों हो रहा है? वहाँ पे ये था कि आप अपनी प्रीमाइसिस किसी को लेट आउट कर रहे हो एज एन ओनर, कि भाई मेरी प्रीमाइसिस में आप रेंट पे ले लो, मुझे रेंट पे कर दो। तो मैंने भी तो आपको सर्विस दी ना, प्रीमाइसिस आपको अलाउ की यूज करने के लिए। यहाँ पे जो रेंटिंग सर्विस है, यहाँ ब्रोकरेज की बात हो रही है, यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट या ब्रोकर की बात हो रही है, जो प्रॉपर्टी ओनर और टेनेंट को मिलवा रहा है। ये भी तो एक सर्विस हुई ना। भाई आपको ये प्रीमाइसिस अगर रेंट करनी है, आपको क्या पता किससे रेंट करो, तो आप फिर क्या करते हो, ब्रोकर्स को कांटेक्ट करते हो कि भाई गोडदो रोड पे मुझे ये शॉप चाहिए, इतना कारपेट एरिया होना चाहिए इस फ्लोर पे और ये बिजनेस के लिए चाहिए, ढूंढ के बताओ आपके कांटेक्ट में कौन सी प्रीमाइसिस है, किसके पास अवेलेबल है। तो कोई जो भी रियल एस्टेट एजेंट होगा वो आपको कांटेक्ट करवाएगा, प्रीमाइसिस दिखा देगा, अग्रीमेंट करवा देगा, और वो इंटरमीडियरी के तौर पे दोनों तरफ एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करेगा कि भाई मैं हूँ, कोई ऐसा फ्रॉड वॉड किसी के साथ नहीं होगा, जो प्रीमाइसिस आपको चाहिए वो मिल जाएगी।
तो उसके बदले वो कुछ कमीशन या फीस तो चार्ज करेगा, कॉन्टैक्ट करवाना, पेपर वर्क करवाना। तो वो जो फीस चार्ज कर रहा है वो क्या है, सप्लाई और सर्विस के लिए तो चार्ज कर रहा है। बायर और सेलर को मिलवाना भी तो एक सर्विस होगी। तो वो यहाँ पे जो रेंटिंग बोला है ना, वो ब्रोकरेज की बात हो रही है या रियल एस्टेट एजेंट की बात हो रही है। और जो पहले अपन ने देखा वहां पे खुद ओनर किसी को अपनी प्रीमाइसिस लेट आउट कर रहा है, तो जो रेंट चार्ज कर रहा है वो कंसिडरेशन है, उस पर जीएसटी। और यहाँ पे ऐसा है जो कमीशन आप दे रहे हो वो कमीशन पे जीएसटी, ये सब चीजें होती है। ठीक है, फिर बी पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट है, जो कल आपको ध्यान होगा वो शेड्यूल 3 में अपने बात कर रहे थे, सेल ऑफ लैंड, फिर सेल ऑफ बिल्डिंग में कुछ एक्सेप्शन था, वो ये पॉइंट है। तो मैं वो पेंडिंग पॉइंट आपका यहाँ कवर कर रहा हूँ, इसको भी ध्यान से समझना कैसे देखना है। यहाँ पे जमीन की बात नहीं हो रही है, कंस्ट्रक्टेड प्रीमाइसिस की बात हो रही है, सिंपल। आप इसमें कमर्शियल प्रीमाइसिस शॉप का एग्जांपल ले लो, या फिर इसके अलावा आप रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस का फ्लैट का एग्जांपल ले लो, दोनों में से कुछ भी हो चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों प्रीमाइसिस की जो बात यहाँ पे हो रही है, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल, उसमें से कोई भी एग्जांपल ठीक है। अब मेन पॉइंट क्या है, जैसे रेसिडेंशियल का अपने एग्जांपल ले, आप कोई फ्लैट परचेज करने जा रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन को ना दो तरीके से देखा जाता है। एक पहला तरीका तो ये है यहाँ पे कि आप बिल्डर से जाके फ्लैट परचेज कर रहे हो, जो फ्लैट रेडी है, आप गए, आपने फ्लैट देखा, प्रीमाइसिस रेडी है, और एरिया देखने के बाद आपने डिसाइड किया कि आपको उसको परचेज करना है या नहीं करना है। तो वो जो सिचुएशन है, अगर ऐसा ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसको अपने बोलेंगे दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रीजन, प्रॉपर्टी पूरी रेडी है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है, आपको पैसे देने हैं, प्रीमाइसिस का पोजीशन लेना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो वहां पे आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ये एक सिचुएशन बता रहा हूँ। दूसरी सिचुएशन ये है, आपने बताया बुकिंग में फ्लैट परचेज करते हैं, ऐसा होता है, आपने बिल्डर को पहले पैसे दे दिए, फिर उन्होंने बोला कि मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना आपको पोजीशन दे दूंगा। अगर ये सिचुएशन है तो इसको अपने बोलते हैं दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे ऐसे देखा जा रहा है कि आपने पैसा दिया तो बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन किया, समझ आया? तो दैट इज अ सर्विस। और दूसरे पॉइंट में क्या था कि प्रीमाइसिस रेडी थी, आपने देखी, आपको पसंद आई, आपने खरीद ली, दैट इज सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो एक ही ट्रांजैक्शन को दो तरह से आपको देखना है कि सिचुएशन में एग्जैक्टली हुआ क्या। अब बोले सर ये चीज़ बोलने में तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होती है? अब प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट होती है वो भी आप देख लो। घुमा फिरा के जीएसटी तो देना ही पड़ता है, एक बेसिक बात तो आप ये समझ लो कैसे। बिकॉज जो लॉज अभी इंप्लीमेंट हो रहे हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आपका जीएसटी आ जाएगा। रीजन बीइंग कि जब कोई बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है, अब एक बिल्डिंग बनाने में कितना टाइम लगता होगा? 2-4 महीने, 6 महीने। और बिल्डर्स अपनी पॉकेट से पैसा लगा के पूरी बिल्डिंग बना देते हैं क्या? आपको एज एन इन्वेस्टर वो कांटेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं कि भाई हम यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं। अब कितने लोगों को जल्दी होती है ना, बुकिंग में परचेस कर लेंगे, रेट का फर्क पड़ता है। फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे जो रेट है वो प्लस होता जाएगा, तो जितना जल्दी आप बुक कराओगे उतने पैसे कम देने पड़ेंगे, बाद में मार्केट के हिसाब से रेट बढ़ता जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुकिंग में पहले ही परचेस कर लेते हैं। अब बुकिंग में जब आप परचेस करते हो, बिल्डर आपसे पैसा इकट्ठा करता है, उसी में से तो वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। क्लियर? अब पहले ऐसा होता था कि ये सब काम ना वो ब्लैक मनी में चलता था, कि अभी आप कैश में पैसे देते जाओ, डायरी बना लो छोटी सी, उसमें पीछे जीरो गायब कर देते हैं। 10 लाख रुपए आपने दिए तो बोलते 1,000 रुपये दिए, 10,000 रुपये दिए, ऐसे करके ना एक डायरी दे देते हैं आपको, कैश में एंट्री करवा लेते हैं। और वो सारा ना ट्रस्ट पे चल रहा है कि आपने किसी को पैसा दिया है लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो डायरी ही प्रूफ है। वो खो गई तो आप कौन मैं कौन पता नहीं, फिर भूल जाओ। तो ब्लैक मनी वाला काम था। अब इसमें जो ये रेरा का एक्ट आ गया, मनी लॉन्ड्रिंग वाला आ गया, बेनामी प्रॉपर्टी आ गया, ये सब चीज़ों का जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आप देख रहे हो, डीमोनेटाइजेशन कर दिया। तो 2016 के बाद जो कुछ भी ये हुआ है, इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ये है कि अब बिल्डर को ये दिखाना पड़ता है कि जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ उसका पैसा मैं कहाँ से लाया। ऐसे हवा में बिल्डिंग बन गई बिना पैसों के, ऐसा पहले चलता था लेकिन अब नहीं चलता है। तो उनको दिखाना पड़ता है कि नहीं, मैंने इन्वेस्टर से पैसे लिए हैं, इनको फ्लैट बेचा है और इनसे पैसा कलेक्ट किया। अब अगर आपने बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले बिल्डर को 1 रुपया भी वाइट में, चेक से, ऑनलाइन ट्रांसफर, गूगल पे, आरटीजीएस, जो भी आपको करना है, लेकिन जिसकी एंट्री होनी चाहिए, अगर वो दिख रहा है कि भाई आपने पैसे एडवांस दिए और प्रॉपर्टी अभी बन रही है, कंप्लीट नहीं हुई है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। क्योंकि आपने पैसा दिया तो बिल्डर ने प्रॉपर्टी बनाई, तो कोई रेफरेंस डेट तो होगी, कैसे डिसाइड होगा कि प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई कि प्रॉपर्टी कंप्लीट होनी बाकी है? तो उसमें ना जो लोकल अथॉरिटीज होती है, जैसे अपने यहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, तो उनकी तरफ से ना एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होता है। कोई भी प्रीमाइसिस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के बाद आपको ना एसएमसी के जो सर्वेयर होते हैं उनको बुलाना पड़ता है, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, वो आते हैं, बिल्डिंग को चेक करते हैं और सर्टिफाई करते हैं कि हाँ, जितनी बिल्डिंग आपने कंप्लीट कर दी है वो रहने लायक कंडीशन में है और इसका पोजीशन अब आप यूजर को दे सकते हो। तो उसका एक सर्टिफिकेट इशू होता है। तो जो सर्टिफिकेट की जो डेट होती है उसको बोलते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट। उस डेट के पहले या उस डेट को आपने अगर 1 रुपया भी एडवांस में दिया हुआ है बिल्डर को वाइट में, तो वो सप्लाई और सर्विस है, फिर आपको जीएसटी देना ही पड़ेगा। और अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद आप पूरा पैसा देते हो, उसके पहले आपने कुछ भी पे नहीं किया, तो फिर वो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसमें आपका जीएसटी नहीं लगेगा। आया समझ में? तो इस ट्रांजैक्शन को ऐसे 2 कैटेगरी में बांटा हुआ है। अब जीएसटी के जो रेट्स हैं वो अलग अलग हैं प्रीमाइसिस के हिसाब से। अब जैसे अपने रेसिडेंशियल की अगर बात कर रहे हैं
तो उसमें भी उन्होंने स्कीम्स बहुत सारी निकाली है। रेसिडेंशियल में क्या होता है, एक तो अपना घर कोई खरीद रहा है तो अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर रहा है, तो कैसा है कि खुद कंज्यूमर है, तो गवर्नमेंट जीएसटी लगाना चाहती है लेकिन एक लिमिट रखनी पड़ेगी, और प्रॉपर्टी लैक्स में होती है तो उस पर 5% जीएसटी भी कुछ लाख रुपए होता है, तो जिसका बजट कंस्ट्रेंट है उसको प्रॉब्लम आती है। तो इन्होंने बोला कि भाई 2 BHK का जैसे फ्लैट है तो उसमें जीएसटी का रेट है 1%, 3 BHK का अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो जीएसटी का रेट है 5%, कमर्शियल प्रीमाइसेस अगर आप ले रहे हो तो वहाँ जीएसटी का रेट है 12%। तो ऐसे रेट अलग अलग रखे हैं। आपने सुना होगा अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, कुछ आइडिया है इसके बारे में? तो गवर्नमेंट के कुछ यहाँ पे रूल्स हैं अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के, उसमें उन्होंने बोला है कि 2 BHK का, अगर आपने कभी प्रीमाइसेस रिसेंटली अभी कभी विजिट की हो या आगे करो तो आप देखना जो प्रोजेक्ट्स लोग बना रहे हैं, जैसे 2 BHK कोई फ्लैट बना रहा है तो उसका ना जो स्क्वायर फुट और जो एरिया है ना वो आपको नियर बाई सिमिलर ही मिलेगा। जैसे 2 BHK का जो फ्लैट होता है नियर बाई 1200-1300 स्क्वायर फुट की रेंज में होता है, तो हर बिल्डर वो उसी रेंज में बना रहा है, 1175, 1143, 1252, 1295, 1300, उससे ऊपर नहीं जा रहे। उसका रीज़न क्या है ना कि उनको ना ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, अब कोई बिल्डर बोले यार इतना छोटा छोटा फ्लैट क्यों बनाऊं, मैं 1500 स्क्वायर फुट का कारपेट एरिया या बिल्टअप एरिया दूंगा लेकिन उसमें 2 BHK बनाऊंगा, रूम्स बड़े बनाऊंगा, जो ड्राइंग रूम है वो बड़ा कर दूंगा, तो स्पेस का किसी को इशू नहीं हो। लेकिन फिर क्या होगा, वो गवर्नमेंट के जो रूल्स है अफोर्डेबल हाउसिंग के उससे बाहर आ जाएगा, तो उसमें ना 1% के बदले 5% जीएसटी लग जाएगा, तो प्रॉपर्टी का रेट अपने आप महंगा हो गया। महंगा होने से बायर पीछे हट जाएगा, और 2 BHK खरीदने वाला मिडिल क्लास पर्सन है, उसके लिए 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर एड ऑन हो जाए, क्योंकि बजट वैसे ही खींच खींच के वो ऊपर लेके जा रहा है, आप उसका और 1% का 5% कर रहे हो, तो वो लोग है ना उसी रेंज में चलते हैं जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, ये सब उनको देखना होता है। तो अलग अलग प्रीमाइसिस के हिसाब से जीएसटी के जो रेट है वो उसके यूज़ के हिसाब से भी वेरी करेंगे। दूसरा जो अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट की भी बात कर रहे थे, रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस अगर आप ले रहे हो तो ये 1% 5% जीएसटी आपका कॉस्ट है, इसका कोई आईटीसी तो मिलेगा नहीं, बिजनेस तो कर नहीं रहे। लेकिन कमर्शियल प्रीमाइस पे जो 12% आपसे जीएसटी ले रहे हैं वो 12% का आईटीसी आपको मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो आप अपने बिजनेस में सेटल करके उसको रिकवर कर सकते हो। रेसिडेंशियल प्रीमाइसिस वाला रिकवर नहीं होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो बिल्डिंग वाले में क्या रूल है जीएसटी का समझ आया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले अगर आपने बिल्डर को पैसे दिए वाइट में तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। और अगर आप बोलोगे नहीं उसके बाद परचेस करेंगे पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद, तो फिर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन जो है वो वेरी करती है, तो वो आपको उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बट अब होता क्या है, जो रेरा और वो सब के बाद ऐसा हो गया कि बिल्डर को दिखाना भी पड़ता है पैसा कहाँ से लाया। अब बिल्डर बोलेगा मैं मेरी जेब से तो पैसे लगा के बिल्डिंग बनाने वाला हूँ नहीं, मुझे तो लोगों से ही चार्ज करना है, इतना अमाउंट कहाँ से लाऊंगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको बोलेगा नहीं भाई कुछ तो पैसा वाइट में देना पड़ेगा, उसके रूल्स भी मुझे फॉलो करने। अब जैसे ही आप कुछ पैसा एडवांस में वाइट में दोगे, जीएसटी देना तो पक्का हो गया। तो घुमा फिरा के 99.9% केसेस में बायर का जीएसटी जाता ही है। तो उससे बचने का रास्ता जो है वो बहुत कम है। वो ये हो सकता है कि लास्ट में कोई फ्लैट्स बिल्डर के पास बचे हैं और आप उस कंडीशन में खरीदने पहुंचे हो कि बिल्डिंग में लोग आ चुके हैं, रेडी हो गई है, तो फिर एक बात अलग है। तो अदरवाइज तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है, जीएसटी लगने वाला है। क्लियर? तो इस पॉइंट से बचने का चांस प्रैक्टिकली बहुत कम है। चलो देखें आगे। तो ये बी पॉइंट में जितनी बातें बोली है मैंने आपको समझा दी, और इसमें जो ये एक्सप्लेनेशन में इतना सब समझाया हुआ है ना, उसमें सिर्फ ये बोला है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है वो इशू करने का काम कौन कर सकता है, उसको वेरीफाई करने कौन आता है। तो या तो कोई आर्किटेक्ट होगा जिसके पास उस चीज़ का लाइसेंस हो, चार्टर्ड इंजीनियर या आपने सिविल इंजीनियर बोल सकते हैं, या लाइसेंस सर्वेयर, या ये तीन में से कोई भी नाम हो सकता है जो ऑफिसर वेरीफाई करेंगे। दैट इज कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, डन। इस एंट्री में कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई डाउट? क्लियर है? पहले के टाइम पे तो ऐसा था ना, रेरा और जीएसटी ये सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में आप मतलब बिल्डर पूरी बिल्डिंग बना के निकल जाता है, 1 रुपया भी अपनी पॉकेट से लगाता नहीं। ये रियलिटी थी और ये बिजनेस ऐसे ही चलता था, थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड और अनरेगुलेटेड था बिफोर 2016। तो उसकी वजह से क्या था कि बिल्डर, जैसे आपको कंस्ट्रक्शन का काम करना है, बिल्डर बनना है, तो उसमें काम करवाना टफ है, नो डाउट, ईजी जॉब नहीं है। फिर लगता है अरे बहुत पैसे कमा रहे हैं, हम भी यही कर लेंगे, क्योंकि बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें लीगल परमिशंस टेक्निकल होती है, प्लस इतनी लेबर से काम करवाना, एक प्रॉपर क्वालिटी बना के देना। तो वो काम ऐसा है कि आपके पास उतना एक्यूमेन होना चाहिए कि आप वो काम कर सको, तो वो अलग बात है। लेकिन पैसे की जरूरत नहीं थी, सिर्फ वो विल पावर होनी चाहिए कि मैं काम करवा लूंगा, वो एबिलिटी होनी चाहिए। वो क्या कर रहे हैं ना, जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उसको ही बोल देते हैं कि पैसा अभी नहीं देंगे, अग्रीमेंट कर ले, पैसे तब मिलेंगे जब मेरे पास पैसा आएगा। आप सबसे बुकिंग ले रहा हूँ मैं, सबको बोला भाई आधे पैसे कच्चे में देने हैं कैश में, तो कैश भर भर के दे दो, जो कैश मुझे लैंड ओनर को देना है वो उसी में से पास ऑन करूंगा, बचे हुए पैसों में से कंस्ट्रक्शन करवाता जाऊंगा। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, बाकी और पैसों की जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में आपसे वाइट के पैसे भी ले लूंगा, अभी से नहीं चार्ज कर रहा हूँ। तो वो सारा पैसा जो है ना वो बाहर से आ रहा है, मेरी जेब से मैंने कुछ नहीं लगाया, मार्जिन अपना निकाल लिया, आपको पोजीशन दे दिया, मैं फ्री हो गया, दूसरे प्रोजेक्ट में चला गया। तो वो पैसा इस तरीके से वो रोटेट कर रहे थे। तो इसमें ब्लैक मनी का रेशियो भी काफ़ी हाई था और खुद का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था, ये रियलिटी थी।
लेकिन अब ये रेरा के आने के बाद, डीमोनेटाइजेशन के बाद और जीएसटी के बाद, ये 3 पॉइंट्स ने बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया और बेनामी प्रॉपर्टी वाला एक्ट उन्होंने और 2016 में नोटिफाई किया। 1988 से बना पड़ा था एक्ट, सरकार यूज नहीं करती थी, बोले क्या करना है, यूज करेंगे तो खुद भी फंसेंगे, जाने दो, चलने दो। तो 1988 के बाद बना तो दिया, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे थे। नोटिफिकेशन 2016 में लाए कि भाई जब एक्ट बना रखा है तो यूज करो उसको, इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजें अब एक साथ काम कर रही है इसमें वैसा। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा इसमें जो इसी पॉइंट में अपना सेकंड एक्सप्लेनेशन दिया है ना, कंस्ट्रक्शन जो वर्ड अपन बार बार यूज कर रहे हैं, बोला कंस्ट्रक्शन वर्ड में एडिशन, ऑल्ट्रेशन, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर, ये सब भी कवर होता है। ये क्यों होगा, सूरत में भी आपने देखा होगा, यहाँ आपने बहुत जगह पुरानी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो जाती है। सरगम शॉपिंग सेंटर है यहाँ पे पार्ले पॉइंट पे, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसकी हालत अभी वैसी है। वो इतना पुराना कॉम्प्लेक्स है, अराउंड 30 ईयर्स हो गए। तो 30 ईयर्स पहले बना था, इतने साल से चल रहा था, फिर वो कुछ स्लैब वैब टूटने लगा, गिरने लगा, तो धीरे धीरे अथॉरिटीज़ ने उसको खाली करवा दिया। अब वो पूरा कॉम्प्लेक्स खाली कर दिया। अब क्या कर रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर तोड़ रहे हैं। काफ़ी सारे टावर्स और नीचे पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था और सेंट्रल एरिया में, अब उसको तोड़ के वापस से पूरा वहाँ नया कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। तो ये भी तो न्यू कंस्ट्रक्शन में काउंट होगा ना, एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर को तोड़ के, या उस कंडीशन में है वो अब कि यूज़ करने लायक नहीं है, तो उसको उतना मेजर रिपेयर करना पड़ेगा या पूरा ही रीबिल्ड करना पड़ेगा, तभी आप उस जगह को यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्शन, तो वो भी कंस्ट्रक्शन वर्ड में कवर होता है। जो भी ऊपर कंस्ट्रक्शन वर्ड लिखा है ना, उसमें ये पॉइंट भी कवर हो जाता है, क्लैरिफिकेशन दिया। ठीक है, आपको ध्यान होगा आपने अभी जेआईजी में जब इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे थे, तो इंटरप्रिटेशन में वो नहीं था इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, उसमें इंटरनल एड्स में एक्सप्लेनेशंस करके आया था। तो मैंने आपको बोला था कि सेक्शंस में मैं आपको टैक्सेशन में बार बार बताऊंगा, ये एक्सप्लेनेशन वही है, ये सेक्शन का या शेड्यूल का एक पार्ट है। तो उसमें उन्होंने चीज़ों को क्लैरिफाई किया जो वो लोग ऊपर पॉइंट में आपको नहीं समझा सके, दैट इज एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, किसी को यूज़ करने के लिए देना। अब उन्होंने कुछ पिज्ज़ा वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है, आपको भूख लग जाए तो देख लेना। यहाँ पे बोला है कि डोमिनोज पिज्ज़ा जो है, अब डोमिनोज पिज्ज़ा, अच्छा इसमें भी होता है, फूड में भी रेसिपी और ये सब का भी पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, वो आईपीआर होता है। मैंने लापिनोज वाले को पूछा था, वो लापिनोज में जब फर्स्ट टाइम मैं गया था तो उसने लिखा था भाई 32 वेराइटीज ऑफ पिज्जाज एंड ऑल, काफ़ी टाइम पहले की बात है। तो उसमें पिज्जाज के नाम भी सब अलग अलग थे, वो 7 चीज़ी और वो सब जो उसकी यूनिक वेराइटीज़। अब उसमें क्या है, उसके अंदर सब इंग्रेडिएंट्स भी लिख रखे हैं कि ये 7 टाइप के चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे बना रहा हूँ। तो मैंने उसको ऐसे ही पूछा, मैंने आपने तो इतना सब स्पेसिफिकली लिख दिया है कि कौन सी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, तो ये रेसिपी तो कोई भी कॉपी करके सेम स्टार्ट कर सकता है ना, तो आप इसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो ये तो कॉपी होने में टाइम कहाँ लगता है, कोई भी आएगा एक बार खाएगा बना लेगा उसको, तो कोई और स्टार्ट कर सकता है। तो बोले नहीं सर, ये जो आप नाम देख रहे हो 32 वेराइटीज़ जो हमने लिखी है, ये 7 चीज़ी पिज्ज़ा जो है ये नाम भी हमने रजिस्टर करा रखा है, और उसका जो मेकिंग प्रोसेस है, जो हम प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं, इसका भी हमने रजिस्ट्रेशन करा रखा है हमारे नाम पे कि ये यूनिक है। अब ये सेम 7 चीज़ी पिज्ज़ा के नाम से अगर कोई कॉपी करके बेचेगा तो बोले हम लीगल एक्शन उसके खिलाफ ले सकते हैं। और भी जो पिज्जाज के नाम हमने रखे हैं वो नाम यूनिक है और रजिस्टर्ड है, बोले उसमें ऐसा कोई डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकता। बोले हाँ वो पॉसिबल है कि अब चीज़ तो कितने टाइप के आते हैं मार्केट में सबको पता है, अब उन्हीं चीज़ को यूज़ करके अगर वो कोई सिमिलर टाइप ऑफ टेस्ट डेवलप कर ले तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट सेम नेम सेम टैग देना, उसको कॉपी करना एग्जैक्टली वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने उसका रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है। तो ये सब चीज़ों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है। इवन जो कुकिंग प्रोसेस है, किसी चीज़ को बनाने का तरीका है, वो भी आप रजिस्टर करा सकते हो। तो अगर ये आपने रजिस्टर्ड आईपीआर किसी को यूज़ करने को दिया, तो वो यूज़ करने को देना इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। और एक होता है परमानेंटली बेच देना कि अब आप ओनर हो इसके, जो करना है करो, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन सर आईपीआर प्रोवाइड करना रॉयल्टी बेसिस पे, रॉयल्टी दे दो और आप इसको यूज़ करो, परमिशन है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा क्योंकि आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की ऐसा। ठीक है, तो ये आपका सी पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट डी पॉइंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज किसी को प्रोवाइड करना, ऑब्वियसली आईटी सेक्टर में जो कंपनीज है सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रही है वो सर्विसेज में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो ई पॉइंट में ना 3 अलग अलग सिचुएशंस है, सिंगल सिचुएशन नहीं है वो। उसमें पहले बोला अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, दूसरा बोला है टू टॉलरेट एन एक्ट, और तीसरा बोला है टू डू एन एक्ट। तो तीनों के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहला रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, अग्री करना। इसमें वो कंपटीशन वाला अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जो भी बिजनेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब कोई और आ गया बाजू में, शॉप ले ली, सेम बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जैसे वो पिज्ज़ा वाला भी अपने एग्जाम्पल ले रहे थे, वो भी हो सकता है। एक पिज्ज़ा शॉप है, जस्ट नेक्स्ट डोर दूसरे ने भी बोर्ड लगा दिया, मैं भी पिज्ज़ा का ही चेन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको ही पता है कि अब इससे रेवेन्यू खराब होगा। अभी यहाँ पे मैं अकेला था, जो पिज्ज़ा खाने आता है वो घर से मन बना के आता है ना कि पिज्ज़ा खाना है, आया है, वेटिंग भी चल रहा है, संडे को नाम लिखवा के बैठा है बाहर आराम से 1-1.5 घंटे से वेट कर रहा है। अब दूसरा आएगा तो वेट क्यों करेगा,
बोलेगा यहाँ खा लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कुछ तो क्राउड ऐसा होगा जिनको स्पेसिफिक मेरे वहाँ पिज़्ज़ा नहीं खाना है, चलेगा। अगर बाजू में कोई और भी होगा, थोड़ा बहुत टेस्ट इधर उधर है, वो भी डेवलप हो जाएगा टेस्ट के भाई ये भी अच्छा ही है, तो वहाँ खा लेंगे। तो मेरा तो रेवेन्यू लॉस होने वाला है। अब मैंने उसको बुला के बोला भाई यहाँ पे तू ये पिज़्ज़ा वाला मत स्टार्ट कर, 1-2 किलोमीटर दूर चला जा, कोई और एरिया में स्टार्ट कर दे, इस कॉम्प्लेक्स में नियर बाई में मत कर, इससे दोनों का बिजनेस खराब होगा। थोड़ा डराया भी मैंने उसको, देख मैं तो यहाँ पहले से बैठा हूँ, पब्लिक मेरे पास ही आएगी, तू इतना खर्चा करेगा और तेरे वहाँ कोई नहीं आया, और मैं आने भी नहीं दूंगा ना, मैं डिस्काउंट ऑफर ये वो करके तेरे वहाँ कस्टमर आने नहीं दूंगा, तो 2-4 महीने तो तू परेशान होगा, तू कितना फ्री में खिलाएगा लोगों को। तो एक पॉइंट पे तेरा लॉस होना शुरू हो जाएगा। इससे बेटर है स्मार्ट बन, लड़ाई झगड़ा करने से तो बेटर है बिजनेस है ना, दूसरे कॉम्प्लेक्स में स्टार्ट करना जाके जहाँ पे कोई नहीं है, तो वहाँ तेरी मोनोपोली रहेगी, यहाँ मेरी मोनोपोली रहेगी, तो क्यों फालतू में डिस्प्यूट करना है। सामने वाला अग्री हो गया, बोले नहीं बात तो ठीक है, थोड़ा डर भी गया, बोले नहीं ये पहले से बैठा हुआ है, तो जो नया आएगा उसको थोड़ा बहुत वो फियर रहने ही वाला है। अग्री कर गया, अब वो वॉल्यूंटरीली उसके कंसेंट से, उसने बोला ठीक है अग्रीमेंट कर लेते हैं, आप मुझे कुछ पैसे दे दो इस चीज़ के, फ्री में तो जाऊंगा नहीं मैं यहाँ से, नहीं तो फिर यहीं स्टार्ट करूँगा। वो भी थोड़ा बार्गेन कर रहा है, बोला कोई बात नहीं, इसके पैसे ले ले, अग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई यहाँ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन मत देना, दूसरी जगह जाके काम कर ले। अब ये जो उसने एक्टिविटी की, मेरे बोलने पे वो कहीं और चला गया, ये भी तो एक सर्विस हुई ना, और उसके मुझसे पैसे भी चार्ज कर रहा है, समझ में आ रहा है, कंसिडरेशन भी आ गया। तो दिस इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विस, तो ये कंसिडरेशन में भी जीएसटी का एलिमेंट आ सकता है, ये भी क्लैरिफाई किया। ठीक है, अब देखो डिपार्टमेंट कितने एंगल पे सोच के हर एक एंट्री हर एक ट्रांजेक्शन को कवर कर रहा है कि भाई ये सप्लाई में है या नहीं। आया समझ में, क्लियर बोल रहे थे? नहीं, कार्टेलाइजेशन तो अलग चीज़ है। कार्टेल में तो क्या है, फिर पूरी गैंग पीछे पड़ जाती है आपकी, कि आप अकेले हो और सामने बहुत सारे लोग हैं जो कॉम्पिटिटर होके भी एक हो गए, दैट इज कार्टेलाइजेशन, तो वो डिफरेंट हो गया। यहाँ पे कार्टेल वाली कोई बात नहीं। कार्टेल तो तब होता है जब 4 कंपनियां मिलकर एक नई आई हुई कंपनी को बिजनेस नहीं करने दे रही, उसको भगाने की कोशिश कर रही है, तो वो कार्टेलाइजेशन है, जो कॉम्पिटिशन में अपने बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, और सामने वाला वॉल्यूंटरीली अग्री कर रहा है, उसको फोर्स थोड़ी कर रहे हैं। फिर आप ऐसे 4 बंदे बिठा के उससे बात कर रहे हो, ऐसे हॉकी स्टिक लेके गन वन लेके उसको डरा रहे हो, वो अलग बात है, वो तो फिर गलत हो गया। वॉलंटरीली वो अग्री कर ले तो ठीक है। ऐसे नॉन कॉम्पिटिंग अग्रीमेंट हो सकते हैं जो कॉम्पिटिशन एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, उसके विद इन है, तो वो चलता है। तो कार्टेलाइजेशन वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हो गया, अग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। दूसरा बोला है टू टॉलरेट एन एक्ट। टॉलरेट करने का मतलब क्या है, उसका भी एग्जाम्पल ही ले लो डायरेक्टली। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड इशू करवाया सपोज, तो क्रेडिट कार्ड एक तो हम इशू करवाते नहीं, क्रेडिट कार्ड तो ऐसे सामने से देखे जाते हैं, वो लोग फ़ोन कर करके बैंक वाले सिर खाते हैं ना, बोले फ्री है ले लो, अपने भी सोचते चलना फ्री है तो आने दे, कभी फ्री बैठे हैं तो फिर लगता है कि फ्री का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो यूज़ कर लो। आपने इशू करवा लिया। अब क्रेडिट कार्ड इशू करवाना थोड़ा खतरनाक भी होता है अगर आपको उसका यूज़ ठीक से करना नहीं आता है। तो जितनी लिमिट है आप स्वाइप कराते जा रहे हो, बोले यार ये तो बहुत अच्छा है, पैसे देने नहीं और जो शॉपिंग करनी करो, भाई अगले महीने देने हैं, ये भी तो ध्यान रखना है। तो आपने इशू करा लिया, अब नेक्स्ट मंथ पेमेंट करने में आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, जो डेडलाइन होती है उस डेट पे पेमेंट नहीं किया, तो क्या एकदम से आपका कार्ड आपका बैंक अकाउंट सब ब्लॉक कर देते हैं वो लोग? आपको फिर बार बार रिमाइंडर मैसेज भेजेंगे, फ़ोन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, सर आपका बिल बाकी है, पे कर दो ये वो। तो वो आपकी ये जो डिले है, जो एक्टिविटी आपने की कि भाई पैसे टाइम पे नहीं दिए, उसको टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन वो टॉलरेट करने के बदले वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अच्छा, लेट पेमेंट का इंटरेस्ट तो लगेगा, तो जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज कर रहे हैं दैट इज कंसिडरेशन फॉर टॉलरेटिंग योर एक्ट, वो कंसिडरेशन है, और उस इंटरेस्ट पे जीएसटी आता है। तो जो बैंक वाले जीएसटी मतलब जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं क्रेडिट कार्ड पे डिले पे, दैट इज 3% पर मंथ था, तो पूरे साल का अराउंड 36% हो गया। 3% पर मंथ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जितना भी आप डिले करोगे, और उस 3% पे फिर गवर्नमेंट भी आ जाती है, बोले जब आप कमा रहे हो तो हमें भी कुछ कमाई करवा दो, तो बोले ठीक है जीएसटी भी ले लेंगे, कितना लेना है, बोले 18% लगा दो। बैंकिंग सर्विसेज में सब पे 18% ही है, तो 3% का 18% मतलब 0.54 और ऐड हो गया, तो 3.54% पर मंथ का आपका इफेक्टिव जो है पैसा चला जाता है, इंटरेस्ट प्लस जीएसटी मिला के। तो जो टॉलरेट करने का काम बैंक वाले कर रहे हैं, तो वो टॉलरेशन का जो चार्ज ले रहे हैं उसके ऊपर फिर जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करती है, वैसा होता है। अदरवाइज भी हो सकता है ना, मोबाइल बिल में भी हो सकता है, पोस्ट पेड मोबाइल बिल आ गया पूरे महीने का, ड्यू डेट पे नहीं किया, तो लेट पेमेंट के चार्जेस ले रहे हैं। वो लेट पेमेंट जो है वो टॉलरेट कर रहे हैं, आपका कनेक्शन नहीं काटा लेकिन आपसे चार्जेस ले लिए, एक पॉइंट के बाद कनेक्शन कट कर देंगे, लेकिन एक पॉइंट तक वो टॉलरेट कर रहे हैं, तो उसका जो कंसिडरेशन ले रहे हैं उस पर जीएसटी आएगा। नेक्स्ट, टू डू एन एक्ट, ये तीसरा पॉइंट हो गया। टू डू एन एक्ट में बैंकिंग सर्विसेज का आप एग्जांपल ले सकते हो। तो बैंक वाले आपको अलग अलग सर्विसेज देते हैं जहाँ पे वो छोटी छोटी सर्विसेज के लिए चार्ज भी करते हैं, वैसा भी होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को चेक इशू कर दिया आपके बैंक अकाउंट में से, अब चेक इशू करने के बाद आपको लगा कि यार इसको पेमेंट देना नहीं था, किसी ने बताया है तो फ्रॉड है, इसको पैसे दे दिए वापस नहीं आएंगे, गलती कर दिया आपने, अभी तो चेक जस्ट दिया है, अब वो चेक भरेगा क्लियर होगा तब बात होगी ना। तो बैंक में एक फैसिलिटी होती है, आप उनको बोल सकते हो कि चेक का स्टॉप पेमेंट कर दो, चेक रुकवा सकते हो आप। अब बैंक वाले ये सर्विसेज फ्री में नहीं देते, वो लोग क्या करते हैं इसके लिए आपसे चार्जेस लेते हैं।
कोई बैंक में 150 होता है, 200 होता है, ऐसे चार्जेस होते हैं। तो आप बोलोगे तो स्टॉप कर देंगे, लेकिन 200 रुपये चार्ज है, तो 200 रुपये के ऊपर GST देना पड़ेगा, क्योंकि वो ये टैक्सेबल सर्विस हो गई। आपने बोला तो उन्होंने चेक रोका, अदरवाइज तो वो क्लियर कर देते। तो अब रुकवाने का जो उनका प्रोसेस का खर्चा लग रहा है वो आपसे ले रहे हैं, उसके ऊपर GST आएगा, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो टू डू एन एक्ट का मतलब आपके कहने पे उन्होंने एक्ट किया। फिर और भी चीज़ें होती है ना, ये SMS सर्विस नहीं होती, ATM से पैसे निकाले तुरंत मैसेज आता है कि भाई आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ, वो SMS सर्विस फ्री होती है क्या, या चार्ज करते हैं? देखा आपने, आपके हाँ 3 मंथ्स के चार्जेस होते हैं, सेविंग अकाउंट में से पैसे कटते हैं, 15 रुपीज़ कुछ चार्ज करते हैं 3 मंथ्स का, वो नॉमिनल अमाउंट है। वो 15 रुपीज़ में भी देखना कुछ पैसे भी कटते हैं ऊपर, 15.95 या 16.1 ऐसा। वो क्यों ऐसा पैसे में कट रहा है? वो GST की वजह से। वो 15 रुपये पे भी 18% GST है, तो उसके साथ जो अमाउंट कट हो रहा है वो वैसे डिडक्ट हो रहा है वैसा। तो अमाउंट कुछ भी हो, फिर GST लगेगा तो लगेगा ना। डेबिट कार्ड के चार्जेस भी होते हैं ना, आपके अकाउंट के साथ जो डेबिट कार्ड आता है वो फ्री नहीं होता है, उसका तो ईयरली चार्ज होता है। साल में एक बार पैसे कटते हैं, 160, 170 रुपीज़, 200 रुपीज़ ऐसे चार्ज होता है, उस पर भी वो लोग GST चार्ज करते हैं। इसलिए वो अमाउंट है राउंड फिगर में नहीं होता, क्योंकि 150 होगा प्लस 18% GST, या 200 होगा प्लस 18% GST, तो वैसे फिर जो अमाउंट बनता है वो चार्ज करेंगे। तो ये सब टू डू एन एक्ट वाले पॉइंट में आ जाएगा। बोलो, कोई डाउट यहाँ तक आया? तीनों एंट्री समझ आ गई? रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट, टॉलरेटिंग एन एक्ट, टू डू एन एक्ट, 3 कंडीशन आ गई। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पस। ठीक है, वो राइट टू यूज मतलब फिर से सर्विस ही तो हो गया, ये तो जनरल पॉइंट है, तो स्पेसिफिक एग्जांपल अपने नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो ये शेड्यूल 2 की आपकी मेजर एक्टिविटीज हो गई इसमें कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट है कॉम्पोजिट सप्लाई, वो आज का टॉपिक नहीं है, वो सेक्शन 8 से मैं रिलेट कराऊंगा तो आपको पता चलेगा, तो आज उसको नहीं रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, इतने पॉइंट्स इनफ है, शेड्यूल 2 आपका कंप्लीट है। ओके।